चलिए सीधे इस बड़े भू राजनीतिक बदलाव के विश्लेषण में चलते हैं और उस फैसले को डिकोड करते हैं जिसने ट्रांस अटलांटिक गठबंधन की नींव हिला दी है। जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की ये ऐतिहासिक घोषणा। इस पूरे मुद्दे को डिकोड करने के लिए हम कूटनीतिक विवाद से शुरुआत करेंगे, फिर अमेरिकी बेस के इतिहास और लॉजिस्टिक्स को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि यूरोप की रक्षा रणनीति का भविष्य क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द डिप्लोमैटिक रिफ्ट। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम सीधे तथ्यों पर आएं तो ये पूरा विवाद ईरान को लेकर शुरू हुआ। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खुलकर कहा कि मध्य पूर्व में अमेरिका बिना किसी स्पष्ट रणनीति के फंसा हुआ है और उसे वार्ता में अपमानित होना पड़ रहा है। जाहिर है वॉशिंगटन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जर्मनी परमाणु खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहा है और मर्ज को लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना बिल्कुल ठीक है। ये बयानबाजी काफी तीखी और सार्वजनिक थी। और यही वो कूटनीतिक तनाव है जो अब जमीनी हकीकत बन चुका है। पेंटागन का सीधा निर्देश आ गया है कि अगले 6 से 12 महीनों के भीतर जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। ध्यान दें, ये जर्मनी में तैनात कुल अमेरिकी बलों का 14% हिस्सा है, मतलब एक पूरी की पूरी ब्रिगेड कॉम्बैट टीम। इतनी तेजी से इतनी बड़ी वापसी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक शॉक है। लेकिन बात सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं है। जब ऐसे बड़े कूटनीतिक कदम उठते हैं तो अर्थव्यवस्था पर भी तुरंत असर पड़ता है। इसका नतीजा, यूरोपीय वाहनों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया। उधर मध्य पूर्व के तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को ऐसे बाधित किया है कि जेट ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे एयरलाइंस अपनी उड़ानें कम करने पर मजबूर हैं। और हाँ, उन स्थानीय जर्मन व्यवसायों की स्थिति पर गौर करना भी जरूरी है, जो पूरी तरह से इन सैन्य अड्डों पर निर्भर थे। उनके लिए यह गंभीर आर्थिक झटका है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इवोल्यूशन ऑफ यूएस बेसिस। आखिर ये अमेरिकी सैनिक जर्मनी में कर क्या रहे थे? इन अड्डों का क्रमिक विकास काफी दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में ये सैनिक कब्जा करने और डीनाजिफिकेशन के लिए आए थे। फिर शीत युद्ध के दौरान 1947 के बाद ये फुल्डा नैप की रक्षा करने वाले एक विशाल गढ़ में बदल गया ताकि सोवियत संघ को रोका जा सके। 1990 के दशक में शीत युद्ध खत्म होने के बाद ये वैश्विक ऑपरेशंस के लिए एक बेहतरीन लॉजिस्टिक लॉन्च पैड बन गया। और हाल ही में 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद इन अड्डों ने फिर से एक नई आक्रामकता और डिटरेंस का रूप ले लिया था। मैंने अभी डिटरेंस यानी निवारण शब्द का इस्तेमाल किया। इसे समझना बहुत जरूरी है। डिटरेंस का सीधा सा मतलब है कि आपके पास इतनी सैन्य शक्ति हो कि कोई भी विरोधी आप पर हमला करने की जुर्रत ही ना करे। ऐतिहासिक रूप से जर्मनी में मौजूद ये अमेरिकी सैनिक एक तरह के ट्रिप वायर थे, जो पहले सोवियत संघ और बाद में रूस की आक्रामकता को रोकने का काम करते थे। तो आप चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट्स। जमीनी स्तर पर यह फैसला कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। देखिए, जर्मनी सिर्फ सैनिकों के रहने की जगह नहीं है, ये एक बेहद अहम लॉजिस्टिक हब है। मतलब एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड एरिया जहां से सैनिकों, हथियारों और खुफिया ऑपरेशंस को बहुत तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अमेरिका यहीं से मध्य पूर्व और अफ्रीका में फैले अपने बड़े ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। अगर हम इस टेबल पर नजर डालें तो लॉजिस्टिक बाधाएं बिल्कुल साफ दिखती हैं। रामस्टीन एयरबेस से सेना हटने का सीधा मतलब है कि मध्य पूर्व की लॉजिस्टिक्स और एयर सपोर्ट पर भारी दबाव पड़ेगा। यूकॉम और एफ्रिकॉम जैसे रीजनल कमांड सेंटर्स के प्रभावित होने से ट्रांस अटलांटिक खुफिया जानकारी साझा करने में जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि घायलों के इलाज के लिए लैंडस्टोहल मेडिकल सेंटर पूरी क्षमता से काम करता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, लॉन्ग रेंज फायर्स बटालियन, जिसे डिटरेंस के लिए तैनात किया जाना था, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। और इन सब के बीच लागत को तो हम भूल ही नहीं सकते। 5,000 सैनिकों को उनके पूरे साजो सामान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिफ्ट करना कोई मजाक नहीं है। पेंटागन के ही पुराने अनुमानों को देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में $2.5 बिलियन यानी $2.5 अरब से भी ज्यादा का खर्च आ सकता है। इतनी बड़ी संख्या में सैन्य इकाइयों का विस्थापन एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर,
शिफ्ट टू ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। ये वापसी सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बुनियादी वैचारिक बदलाव का संकेत है। अब पारंपरिक अटूट आपसी रक्षा की जगह एक ट्रांजैक्शनल मॉडल ने ले ली है, यानी कुछ दो और कुछ लो। निरंतर सुरक्षा अब इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितना वित्तीय और सैन्य योगदान दे रहे हैं। नाटो देशों पर रक्षा के लिए अपनी जीडीपी का 2% खर्च करने का भारी दबाव है। ईरान में यूरोप के सैन्य समर्थन न देने से वॉशिंगटन में जो हताशा थी वो भी सामने आ गई है। और बात सिर्फ जर्मनी की नहीं है, अमेरिका ने इटली और स्पेन से भी अपने सैनिक कम करने की खुली चेतावनी दे दी है। और अब हमारा आखिरी और 5वां खंड, द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन डिफेंस। इन सब के बाद यूरोप की रक्षा रणनीति का क्या होगा? यहाँ सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के बीच एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट है। नाटो का आर्टिकल 5 सहयोगियों को सिर्फ वही कदम उठाने को कहता है जो वे आवश्यक समझें। मतलब इसमें काफी ढील की गुंजाइश है। लेकिन अब क्योंकि नाटो पर भरोसा थोड़ा डगमगा रहा है, यूरोपीय देश ईयू ट्रीटी के आर्टिकल 42.7 की तरफ देख रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत सख्त है। ये सदस्य देशों पर कानूनी बाध्यता लगाता है कि वे सभी संभव साधनों से एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये नाटो के मुकाबले एक बहुत बड़ा और कड़ा नियम है। इसीलिए अब हाथ पर हाथ धरे बैठने का समय नहीं रहा। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और अन्य यूरोपीय नेता तेजी से कदम उठा रहे हैं। वे वॉशिंगटन के साथ अपनी कूटनीति को फिर से सेट कर रहे हैं। अपने स्वतंत्र सैन्य बजट और हथियारों की खरीद को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर वे सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय अपना खुद का एक संप्रभु और मजबूत यूरोपीय रक्षा ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आने वाले समय में यूरोपीय देश एक तरफ अमेरिका के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों की जरूरत और दूसरी तरफ अपनी खुद की सैन्य स्वायत्तता की तत्काल मांग, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाएंगे? ये एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव है जो आने वाले दशकों तक ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा का नक्शा तय करेगा।